शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर आज हमने देखा कि अच्छे ग्लोबल संकेतों और शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार लो लेवल से रिकवर हुआ है और बढ़त लेकर बंद हुआ है। सेंसेक्स नीचे से करीब 200 अंक का सुधरा, 36,500 के पार जाके बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें, यहाँ भी अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है, 10,900 के पार टिका रहा। बैंक निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट मजबूत हुआ है, लेकिन आज मिड कैप इंडेक्स जो है वो लाल निशान में ही रहा। सेक्टर स्पेसिफिक हम देख लें तो आज मेटल और ऑटो शेयरों में दबाव साफ तौर से दिखाई दिया है। वहीं फार्मा और पावर शेयरों में भी आज बिकवाली का ही रुझान रहा, लेकिन आईटी तेल एंड गैस शेयरों में हल्की खरीदारी जरूर हमने देखी है। कल लेकिन बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर हो सकते हैं, बाजार की दिशा कल कहां जा सकती है, विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या जुड़ गए हमारे साथ। तो प्रदीप, कल बाजार की नजर कहां कहां होगी ये बताएं। तो कल के दिन बाजार की नज़र नतीजों पर ही बनी रहेगी, क्योंकि इस समय रिजल्ट्स का मौसम है और कल काफ़ी सारी अहम कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखते हैं तो गेल, HPCL और टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक्स हैं खास तौर पे जिन पे हमारी नज़र होगी। लेकिन इसके अलावा ACC, अपोलो टायर, BHEL, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, CESC, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, टाटा ग्लोबल, ट्रेंट, ऐसे बहुत सारे अहम बड़ी दिग्गज मिड कैप कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिनके ऊपर सभी की नज़र रहेगी। रिजल्ट्स के अलावा जो कुछ और स्टॉक्स आपकी नज़र में होने चाहिए, एक तो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये नतीजे के साथ साथ पूंजी जुटाने के लिए चर्चा होगी इसकी बोर्ड में, तो वो खबर खास तौर पे आपकी नज़र में होगी। और OBC भी फंड रेजिंग के लिए ही बोर्ड मीटिंग कर रहा है, हालांकि यहाँ पर सरकार से इनको पूंजी मिलती है तो उसका एक कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आएगा। और टोरेंट पावर डेट फंड जुटाने के लिए NCD इशू करने पर विचार करेगा बोर्ड मीटिंग में। तो नतीजों के अलावा इन खबरों पर भी नजर रहेगी। ऑल राइट प्रदीप, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए कल की तैयारी आपको आज ही कराते हैं और इस लिहाज से हमारे आज के मेहमान जो आपको बाजार की रणनीति पर राय देंगे, GUG फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह जुड़ गए हमारे साथ। गुड इवनिंग गौरांग। और बाजार ने जो आज शुरुआत की है उसे आप कैसे देखते हैं? पूरे हफ्ते का अगर हम बाजार का आगाज लेकर चलें तो वो कैसा रहा है, आप ये बताएं। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से शुक्रवार को हमने बेहतरीन रुझान आते हुए देखा मार्केट में, और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। शुरुआत नरम हुई थी, लेकिन दूसरे आधे में मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमने रिकवरी आते हुए देखी, खास करके ये जो ऊपर के तरफ के दायरे बन रहे थे कविता, ये बैंक निफ्टी को लेकर के ज्यादा योगदान आते हुए दिखा। और फिर बाद में हमने देखा कि बाकी कुछ दिग्गज शेयर थे जिन्होंने निचले स्तर से ऊपर के तरफ के दायरे आना शुरू किए, और आखिरकार हमने करीबन 100 पॉइंट के आसपास की बढ़त जाकर के सेंसेक्स में बंद हुआ। अब नतीजों, जैसे अभी प्रदीप भी जिक्र कर रहे थे, नतीजे काफी हावी हो जाएंगे कल परसों के दिन में। और मेरे ख्याल से 7 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो शायद थोड़ी असमंजस परिस्थिति हो सकती है, थोड़ा बहुत मार्केट नर्वस हो सकता है। उम्मीद बना करके चल रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आए, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। नरमी माहौल भरा मेरे ख्याल से बयान आएगा गवर्नर के पास से, और ब्याज दरों में मेरे ख्याल से थोड़ी रुकेंगे कि फिर से अगर जो महंगाई दर के आंकड़े हैं वो अगर इसी स्तर पर या नीचे आए तो शायद आपको तब जाकर के कटौती आती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़े तौर पर एक दायरा बना है, 10,900, 10,950, 11,000 ऊपर के तरफ, 10,650, 10,750 नीचे की तरफ जूझते रहेंगे इस दरमियान में। ऑल राइट, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कल की बात करें गौरांग, तो बाजार बंद होने के बाद आज काफ़ी खबरें आई हैं, कुछ नतीजे भी आए हैं कि करके आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले हम कोल इंडिया के बायबैक की बात करते हैं, जिसका ऐलान हो चुका है। 235 रुपये प्रति शेयर पर यह बायबैक होगा और लगभग 4.5 करोड़ तक शेयरों का यहाँ पर बायबैक किया जाएगा। तो क्या सलाह होगी आपकी निवेशकों को? देखिए, कोल इंडिया पर लंबी अवधि के नजरिए से हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। 320-345 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये विश्व भर में सबसे बड़ी कंपनी है जहां तक कुदरती भंडार कोयले के जो है उसकी हम बात करें तो। और पिछले 2 तिमाही में आउटपुट को लेकर के सकारात्मक परिस्थिति होती हुई नजर आती है। जो क्वालिटी होती है कोयले की, उसमें भी सुधार आते हुए दिखा है। खपत के मामले में कोयला मंत्रालय खुद ये कह रहा है कि आने वाले समय में भारत ना तो सिर्फ निर्भर हो जाएगा इस सब कुदरती भंडार को लेकर के, कोयले के या जरूरत को लेकर के,
लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कविता कि शायद हम एक्सपोर्ट भी करें। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपने निवेश के नजरिए से कोल इंडिया में निवेश किया और नजरिया आपका 2.5-3 साल का है तो बने रहें। और अगर आपने बायबैक को ध्यान में रखते हुए ये शेयर में खरीदारी की है तो आप टेंडर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि प्रोपोर्शनेटली शेयर्स वापस लिए जाएंगे और जो बच जाएंगे वो आपके डीपी अकाउंट में फिर से लौट के आ जाएंगे। और राइट, लेकिन निवेश के लिहाज से 345 तक के टारगेट्स आप रेकमेंड कर रहे हैं। 2 से 2.5 साल का नजरिया हालांकि आपको कोल इंडिया में रखना होगा। इसका बायबैक का ऐलान हो चुका है, ये खबर आपके काम की है। लेकिन बाजार बंद होने के बाद कुछ नतीजे भी आए हैं। सबसे पहले गोदरेज एग्रोवेट की बात करते हैं, जहां पर गौरांग मुनाफा जो है 58 करोड़ से घटकर 49 करोड़ पे आ गया है। आय में इजाफा हुआ है, 1221 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा 1454 करोड़ पे पहुंच गया है। एबिटा भी यहां पर बढ़ा है, 101 करोड़ पे पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन में हालांकि 8% से कमी आके 7% पे ये आंकड़ा आया है। कैसे देखते हैं आप? तो मुनाफे में थोड़ा नरमी और एबिटा मार्जिन में नरमी, ये शायद ये अंदेशा देखते हैं कि शायद लागत खर्च को लेकर के ऑपरेशनल एफिशिएंसी न होने के कारण शायद थोड़ा बहुत मायूसी भरा माहौल रहा है। लेकिन इस कंपनी पर आईपीओ पर भी हमारी निवेश की राय थी। एक बेहतरीन कॉर्पोरेट हाउस की तरफ से ये कंपनी आती है। भिन्न विभिन्न कारोबार में चौतरफा फैला हुआ कारोबार है इस कंपनी का, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से इस बजट में वित्त मंत्री साहब ने रियायतें दी हैं, ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से जो खर्च करने के लिए आम आदमी के जेब में पैसे कुछ ज्यादा हो जाएंगे, तो इन सब जरूरतमंद चीजों को ज्यादा पसंद करेगा आम आदमी। उस रूप में हमें लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर या कंजम्पशन ड्रिवन कंपनी को खास करके ध्यान में रखना चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर निवेश बनाए रखें, अगर नहीं है तो खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। और राइट, अगर नहीं है तो खरीदारी का मौका भी आप रेकमेंड कर रहे हैं। आपकी जो कवरेज है वो किस लक्ष्य के लिए होगी? कोई खरीदारी करना चाहे तो फिर क्या इन्हीं लेवल्स पे करनी चाहिए? देखिए, आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए तो इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, और अगर कुछ मायूसी है तो उस तरीके से टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन 15 से 20% का इजाफा आपको 1.5-2 साल से बिल्कुल मिल सकता है। और राइट, तो निवेश के लिहाज से गोदरेज एग्रोवेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए गौरांग के मुताबिक। लेकिन एसआरएफ के जो नतीजे आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। गौरांग मुनाफा 131 करोड़ से बढ़ा है और 166 करोड़ पे ये आंकड़ा पहुंच गया है। आय की बात करें, इसमें भी इजाफा हुआ है, 1397 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा हो गया है 1964 करोड़। और एबिटा 253 करोड़ से बढ़कर 341 पर पहुंच गया है आंकड़ा। मार्जिन, एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो इसमें कमी आई है, 18.1% से कम हो गई 17.4% पे ये आंकड़ा आया है। तो यहाँ पर भी कवायद है, लेकिन कविता हमारे लक्ष्य के बहुत करीब है। Okay. तो जैसे हम गोदरेज एग्रोवेट में जिक्र कर रहे थे, इस स्तर पर शायद आप निवेश कर सकते हैं, गिरावट में और जोड़ते जाए। एक समय पर पूरी पूंजी लगा करके निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी अगर आपको नीचे की तरफ के दायरे मिल सकते हैं तो आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। और राइट, लेकिन कल जैसा कि चर्चा की शुरुआत में ही हमने कहा कि कल नतीजों के लिहाज से काफ़ी अहम दिन है। कल निफ्टी की 3 कंपनियां टेक महिंद्रा, गेल और एचपीसीएल अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही हैं। साथ ही अपोलो टायर्स, बीएचईएल और सीईएससी, डिश टीवी, मैरिको, पीएनबी, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल, टोरेंट पावर जैसी कई मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे कल आएंगे। लेकिन चलिए हम कुछ कंपनियों का करते हैं विश्लेषण नतीजों का। टेक महिंद्रा के नतीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा, और गेल के रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। तो आशीष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? एक तो कल बाजार बंद होने के बाद शायद ये नंबर्स आए। डॉलर आय में 2.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो होगी तिमाही दर तिमाही 3 से 3.5% एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपको याद होगा रिकॉर्ड डील विंस थी, हाईएस्ट एवर $500 मिलियन के आसपास इस कंपनी ने बैक करी थी। तो वो डील्स का रैंप अप हो रहा है, उसका फायदा इस कंपनी को इस क्वार्टर में मिलेगा। पर इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि 500 मिलियन लास्ट क्वार्टर डील विंस हुई थी, इस बार वो मॉडरेट होती हुई नजर आएंगी। तो $300 मिलियन के आसपास नई डील्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। टेलीकॉम में रिकवरी पिछले क्वार्टर से दिखना शुरू हुई है। तो टेलीकॉम पिछले 4 क्वार्टर्स के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था लास्ट क्वार्टर में, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि लाइकली है ये रिकवरी जो है, हालात जो है सुधरते हुए इस बार भी नजर आएंगे। मार्जिन्स फ्लैट होंगे, पर एक बात ध्यान रखें, Q2 FY17 जब मार्जिन पिटे थे और 8% पे पहुंचे थे,
वहां से ऑलमोस्ट 700 बेसिस पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। पर आप आज इस बार फ्लैटिश इसलिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि करेंसी का फायदा जरूर मिलेगा, पर वो छुट्टियों का सीजन होता है Q3 का, सीजनैलिटी का, उसका इंपैक्ट उसे खा जाएगा। मुनाफा एक्सपेक्टेड है कि 1-1.5% तिमाही दर तिमाही इंप्रूव होता हुआ नजर आए। और राइट, लेकिन गौरांग, आप आशीष के अनुमान जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कहाँ रह सकता है दबाव आपके मुताबिक? आई थिंक ओवरऑल मार्जिन्स को लेकर के हमें थोड़ी बहुत चिंता है, और पिछली तिमाही में तो हालांकि जो हमारी उम्मीद थी उससे थोड़े बहुत बेहतर आए थे। और एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इस सेक्टर के लिए तीसरी तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव भरे रहते हैं, लेकिन बनस्पत हमें ये देखकर भी ताज्जुब हुआ कि बाकी जो कंपनियों नतीजे लेकर के आए इस क्षेत्र के, इन्होंने काफी शानदार तरीके से मार्केट की जो उम्मीद थे उसको आउट परफॉर्म किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि थोड़ी बहुत आशा की किरण आए और मार्जिन पर ज्यादा दबाव न पड़े। और राइट, वरुण के पास चलते हैं जो कि गेल के नतीजों का अनुमान लेकर हमारे साथ खड़े हैं। वरुण, ये बताएं कि तेल की कीमतों को देखते हुए अब किस तरह के नतीजे रह सकते हैं कल गेल के? देखिए, इस साल की पहली 2 तिमाहियां गेल के लिए अच्छी रही है, लेकिन ये तिमाही गेल के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। नतीजे कमज़ोर रहेंगे और इसका मेन कारण है कि पेटकेम और गैस का जो कारोबार है दोनों ही जगह प्रेशर देखने मिलेगा। सबसे पहले पेटकेम की बात करें तो इनका एक यूनिट था वो बन रहा था इस बार मेंटेनेंस के लिए, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और पेटकेम के जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब साल 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। और इसके कारण ये जो पेटकेम के एबिट है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट होगी। क्वार्टर करीब 64% के आसपास की गिरावट वहाँ होगी। गैस का कारोबार की बात करें तो गैस के जो ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स है वहाँ गिरावट होगी। जो मार्केटिंग एबिट है वहाँ भी गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसके लिए कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रहेंगे। आय में करीब 3% के आसपास की गिरावट होगी। मार्जिन्स जो है उसमें करीब 1.25% के आसपास की गिरावट संभव है। करीब 15.2% से गिर के 13.5% के आसपास आएंगे, और मुनाफे में 18% के आसपास की गिरावट होगी। 1960 करोड़ से घट के ये करीब 1600 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो दबाव इस कंपनी के नतीजों पे साफ देखने मिलेगा। पेटकेम और गैस का जो कारोबार है दोनों ही जगह प्रेशर साफ दिखाई देगा। और राइट, शुक्रिया आप दोनों का ही नतीजों का अनुमान पेश करने के लिए। और सीधा रुख करते हैं गौरांग का। गौरांग, गेल में अब क्या करना चाहिए? तो जैसे अभी जिक्र हो रहा था, वरुण जी जैसे अभी विश्लेषण कर रहे थे, मेंटेनेंस को लेकर के अगर एक तिमाही में कोई भी प्लांट बंद होता है तो उससे ये नहीं दिखता कि ये आने वाली तिमाही में भी ये सूरत हाल नजर आएगी। एक तिमाही में दबाव आता है क्योंकि बड़ी फैसिलिटी है, तो जाहिर है आपके जो टोटल नंबर्स हैं, एक समीकरण अगर हम करते तो नकारात्मक परिस्थिति। पेटकेम को लेकर के और गैस के कारोबार को लेकर के थोड़ा बहुत माहौल मायूसी भरा और भी दिख सकता है। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो जिस तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को इस्तेमाल करने के लिए, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा खड़ा कर रही है, मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई खराब परिस्थिति नहीं है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं, और अगर कल इस आंकड़ों को देख करके अगर नीचे की तरफ के दायरे देखने मिलते हैं तो भी खरीदारी कम। और राइट, आगे बढ़ते हैं। और HPCL भी अपने नतीजे कल पेश करेगा और कमज़ोर नतीजे आने की आशंका है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 4.4% से घटकर 2.1% पर सिमटने का अनुमान है। आय की बात करें 2% की कमी आकर ये आंकड़ा भी 66,364 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। एबिटा की बात करें तो यहाँ 53% कमी आने की आशंका है। तो एक बार कमज़ोर नतीजे HPCL की तरफ से भी। गौरांग, तो इस 3 महीने में कविता $85 प्रति बैरल वाला ब्रेड $50 के नीचे आकर के रुका, और $50 वाला मेरे ख्याल से 60 या 61 के आसपास जाकर के रुका है। अब जब इतनी छोटी अवधि में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दुविधा होती है और मार्जिन दबाव में आते ही हैं। लेकिन अगर मैं एक सकारात्मक खबर की बात करूं तो ₹1 प्रति लीटर जो बोझ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भुगतना पड़ता था पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो अब इतिहास हो चुका है। और शायद अगर हमारा ये मानना है कि कच्चे तेल के दाम ऊपर सीमित तरफ से जाएंगे, नीचे आने की पूरी संभावना है। इस परिस्थिति में हमें तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, IOC पसंद है और खरीदारी की राय है। और राइट, लेकिन
गौरांग, डीजीएफएल के मामले की बात करते हैं, जहां पर मामला कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पास है और ये हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर को तत्काल रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। जिस तरह से इसमें अब एक्शंस होने की उम्मीद है, क्या लगता है आपको? गौरांग, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गौरांग से संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन हम निफ्टी स्ट्रैटेजीज़ की ओर रुख करते हैं। डीजीएफएल बाद में उनकी राय लेंगे। निफ्टी कॉल्स में आज हम पेश करेंगे समीर चौहान की रणनीति सबसे पहले, जो आपको दे रहे हैं खरीदारी की सलाह। टारगेट इनका है 10,980 का, 10,840 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं। श्रीकांत चौहान की रणनीति पेश करेंगे। बिकवाली की सलाह है इनकी, 10,800 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं, 10,990 के स्टॉप लॉस पर। स्वाति होतकर की रणनीति खरीदारी की आ रही है निफ्टी में और 10,970 से लेकर 11,000 तक का टारगेट रेकमेंड कर रही हैं। स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड कर रही हैं 10,840 का। टेक्निकल चार्ट्स पर आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह लेकर आए हैं जय ठक्कर और इन्होंने 551 का आपको दिया है, 581 का माफ़ कीजिएगा दिया है स्टॉप लॉस और 619 से लेकर 627 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में आज सुमीत बागड़िया की रणनीति डिविस लैब में खरीदारी की है, 1546 का ये दे रहे हैं स्टॉप लॉस और 1720 का टारगेट ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो ये जानकारों की राय है, लेकिन फिलहाल चलिए वक्त हो गया है आपको आज की वैल्यू पिक बताने का। गौरांग, बताएं वो कौन सा शेयर है जो बम्पर मुनाफा कमा कर देगा, जो आपकी वैल्यू पिक है आज? तो हमने शुरुआत में खपत को लेकर के काफी कुछ बातें कर ली और जिस तरीके से सरकार ने और बजट में और वित्त मंत्री साहब ने यहाँ पर कुछ रियायत दी है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक दिग्गज कंपनी को चुना जो कि काफी लंबे समय से एक बहुत ही सीमित दायरे में घूम रहा है, वो है आईटीसी। 260-275 के दरमियान में ये काफी लंबे समय से अपने आप को संभाल के रखा है। अभी हाल ही में एक ट्रिगर आया था, ये मेरे ख्याल से करीबन 300 के आसपास भी पहुंचा था, लेकिन फिर भी फिर से नीचे लुढ़क करके आया है। नतीजों की अगर हम बात करें तो एचयूएल की तुलना में थोड़ी बहुत मायूस थे, लेकिन जो कारोबार इनका बाकी अन्य कारोबार है उससे योगदान काफी बेहतर आया है। तंबाकू पदार्थ सिगरेट के कारोबार से भी जो योगदान आया वो इतना भी कुछ मायूसी भरा नहीं था कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और बाकी अन्य कारोबार का योगदान आने वाले तिमाही में कविता जी और भी ऊपर की तरफ आने से हमें पूरी उम्मीद है कि बिक्री, आमदनी और शुद्ध मुनाफे के जो आंकड़े आएंगे वो काफी सराहनाजनक रहेंगे। 345 का लक्ष्य हमने कंजर्वेटिव टारगेट लंबी अवधि के नजरिए से निर्धारित किया, लेकिन मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाए। ऑलराइट, तो आईटीसी आपकी आज की वैल्यू पिक है और 345 का टारगेट लंबी अवधि का नजरिया निवेश के लिहाज से आपको ये स्टॉक वैल्यू पिक के तौर पर रेकमेंड किया जा रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आप सीधा रुख करते हैं स्टॉक फटाफट की ओर। गौरांग, इस कड़ी में पहला सवाल पटना से अविनाश का लेंगे। टाटा स्टील में खरीदारी कर रखी है, 39 का भाव है। इनका नजरिए का हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन फिलहाल घाटे में जो चल रहे हैं, क्या करें? ये टाटा स्टील भूषण खरीदारी की है, मेरी इनको राय होगी कि फिलहाल तो बने रहे। ऊपर के दायरे अगर मिलते हैं तो यहाँ से निकल करके जो कंपनी ने भूषण स्टील को टेक ओवर किया, यानी कि टाटा स्टील जिसका दाम करीबन 465 के आसपास है, वहां पर अगर आप अपना निवेश परिवर्तन करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया देखते हैं तो बेहतरीन मुनाफा आपको टाटा स्टील में मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आज ये खबर आई कि भूषण पावर की जो एनसीएलटी में एक केस चल रहा था, उसको लेकर के जो नतीजा है या फिर जो ऑर्डर आया एनसीएलटी का, उसको जेएसडब्ल्यू को दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वरना एक और ज्यादा बोझ टाटा स्टील के ऊपर आ जाता। बट इट इज गुड कि ये कंपनी इनके पास नहीं गई और कारोबार को लेकर के हम काफी सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं टाटा स्टील। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पुणे से राजेंद्र पवार का है। टिन प्लेट में खरीदारी कर रखी है 151 रुपए 20 पैसे पर। अब इस कंपनी पर तो खरीदा का राय नहीं है, लेकिन यहाँ से निकल करके अगर आपको परिवर्तन करना है तो एनबीएफसी में एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग हमें पसंद आती है, तो आप चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए, तो आपको एनबीएफसी में एल&टी होल्डिंग्स में शिफ्ट करने की सलाह दी जा रही है अपने निवेश को। एचडीआईएल में खरीदारी की है इंदौर से एसके त्रिपाठी ने और 26 रुपये 15 पैसे की इनकी बाइंग प्राइस है।
हमारी कवरेज थी उसको पूर्ण तरीके से हमने ड्रॉप कर दिया, यानी कि निकाल दिया है। और जब आपको पता है कि एक कंपनी पर एक नहीं अनेक खराब खबरें आती हैं और डेट को लेकर के बैलेंस शीट पर बहुत बड़ी समस्या या तकलीफ या फिर मुसीबत, तो आप वैसी कंपनियों में जाकर के खरीद क्यों करते हैं? अगर रियल एस्टेट सेक्टर में आपको निवेश करना है और नजरिया आपका 2.5-3 साल का है, तो इससे बेहतरीन कंपनियां हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियलिटी। यहाँ पर परिवर्तन करें, लेकिन जल्द से जल्द इसमें HDL से निकल जाएं, ये सलाह दी जा रही है। मेरठ से चारू का सवाल NCC में है गौरांग, 89 की इनकी बाइंग प्राइस है। होल्ड करें, गिरावट आती है 75 या 70-75 के आसपास तो और जोड़े अगर निवेश लायक पूंजी हो। और जिस तरीके से जो ढांचा खड़ा करने की बात की है सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत माला, सागर माला, उड़ान 1, 2, 3, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अनेक और है नाम। मेरे ख्याल से इसमें इन ऐसी कंपनियों को बहुत ही योगदान जरूरी होगा। हाईवेज, फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह जो हम बात करते हैं, तो बने रहे। 125 का लक्ष्य लंबी। अगला सवाल रत्ना का है DHFL पर, और इन्होंने 395 के लेवल पे खरीदारी कर रखी है गौरांग। अब ये दूसरा शेयर है कविता जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर से चर्चा में रहा है जी, और लगातार खराब खबरें आ रही है। संभलता है, ऊपर जाता है, लेकिन फिर से बिकवाली हावी हो जाती है। और आज स्पष्टीकरण देने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सहानुभूति स्टॉक ने ऊपर की तरफ दिखाई है। कवरेज नहीं है। अगर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई किसी कंपनी में निवेश करना है तो HDFC लिमिटेड सर्वोच्चम कंपनी है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैंटीन। चलिए, तो आपको अपना निवेश बदलने की सलाह यहाँ दी जा रही है। गौरांग, शो को समाप्त करने का समय हो गया है, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि हमारे तरफ से। निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया समय निकाल कर अपनी राय आज दर्शकों को देने के लिए। कल का बाजार में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन खबरों पर तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहें, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।